हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप लोग जाकर के देख सकते हो। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया है, होम्योस्टेटिस की डेफिनेशन देखी थी और उसका पूरा मैकेनिज्म देखा था, और होम्योस्टेटिस में यूज होने वाले कंपोनेंट और उसका पूरा फीडबैक सिस्टम, ये सब हमने पूरा ब्रीफ में आप लोगों को समझाया है। तो आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हो। हम आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होती है कि हमारी जो सेल है बॉडी में, वहाँ पर कोई चेंजेस आता है, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से या इंटरनल स्ट्रेस की वजह से कोई चेंजेस आता है या सेल हमारी डैमेज होती है, तो हम उसे सेल इंजरी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा होम्योस्टेटिस में कि हमारी जो सेल होती है ये हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो हमारी पूरी बॉडी के होम्योस्टेटिस को मेंटेन करती है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी जो सेल है, सेल पर यहाँ से बाहर से कोई स्ट्रेस आकर के लगता है, तो हमारी जो सेल है वो यहाँ पर रैप्चर हो जाती है। ये पूरी हमारी सेल है और सेल यहाँ से रैप्चर हो गई तो हमारे सेल का शेप चेंज हो गया या साइज चेंज हो गया या उसका टाइप ही चेंज हो गया। तो उस वजह से स्ट्रेस की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम सेल इंजरी बोलते हैं। तो हम इसमें सेल इंजरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल encountered physiological stress, pathological stimuli, they undergo adaptation, achieving a new steady step of the cellular adaptation exceeds cell injury occurs। मतलब यहाँ पर कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आकर के सेल का एनकाउंटर करता है या कोई पैथोलॉजिकल, मतलब वायरस या बैक्टीरिया या फंगी कोई स्टिमुलस आकर के सेल को डैमेज करता है, तो ये हमारी होती है सेल इंजरी। और इसमें एक जो अडाप्टेशन की क्रिया होती है, ये हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो सेल इंजरी क्या है? इंजरी में बी रिवर्सिबल इन अ डिजीज, ये रिवर्सिबल डिजीज होती है इफ लेफ्ट अंडरस्टैंड। इंजरी इज डिफाइंड एज एन अडल्ट्रेशन इन सेल्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन resulting from some stress that exceeds the ability of cell to compensate through normal physiological adaptive mechanism। मतलब यहाँ पर कोई, जैसे हमारी ये बॉडी है, इस बॉडी में ये हमारे हाथ हैं और ये हमारे पैर हैं, तो यहाँ पर से किसी ने कोई कुछ मारा है फेंक के या कुछ लग गया है धोखे से, तो जहाँ पर लगा है तो वहाँ की हमारी सेल डैमेज हो गई, मतलब हाथ की सेल डैमेज हो गई, तो इसीलिए हम इसे सेल बोल रहे हैं। और इसके पास एक मैकेनिज्म होता है, मतलब रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो सेल इंजर्ड हुई है, मतलब अगर इस पर कम स्ट्रेस लगा है, तो ये जो हमारी सेल रैप्चर हुई है ये दोबारा से मैकेनिज्म करके हमारी फिर से सेल नई सेल को बना देगी। यही हमारा इसमें मैकेनिज्म चलता रहता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा डायग्राम के थ्रू हमने समझाया। जैसे कि हमारा ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल पे कोई मॉडरेट स्ट्रेस लगता है, ये मॉडरेट स्ट्रेस लगा है, तो जो हमारी सेल थी ये, तो यहाँ पर थोड़ी ये डैमेज हो गई है, तो इसके पर ये अडॉप्टेशन होता है कि ये जो सेल डैमेज हुई इसे दोबारा से रिपेयर कर ले। और अगर यहीं पर अगर अडॉप्टेशन जो होता है, यहाँ पर थोड़ा और स्ट्रेस लग जाता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लगा के यहाँ पर चोट लग जाती है, तब जो हमारी सेल जो अडॉप्टेशन में थी वो हमारी सेल इंजरी की कंडीशन में
सेल चली जाती है, तो इसे ही हम सेल इंजरी बोलते हैं। और अगर जो सेल इंजरी होती है वो दो तरह से काम करती है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है कि अगर स्ट्रेस हाई होगा, हाई स्ट्रेस में भी रिवर्सिबल में अगर कंडीशन में है तो हमारी जो सेल है रिपेयर होकर के हमारी अडॉप्टेशन में जाती है, और अडॉप्टेशन से हमारी जो सेल है न्यू सेल्स बन जाती हैं। और इरिवर्सिबल में क्या होता है कि ये फाइनली जो सेल इंजर्ड हुई हैं वो हमारी सेल डैमेज हो जाती हैं, मतलब ये सेल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ये डेड हो गई है, डेथ हो गई है इसकी। तो ये हमारी थी नॉर्मल सेल से सेल इंजरी तक का पूरा प्रोसेस डायग्राम। अब हम इसे पढ़ लेते हैं कि जो सेल इंजरी होती है उसके सेलुलर रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी। सेल इंजरी में जो सेलुलर रिस्पॉन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ एनी इंजरी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व, टाइप ऑफ इंजरी, मतलब सेल में किस तरह की इंजरी हुई है ये सेलुलर रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। सेल में रिस्पॉन्स इन 3 वे, जो सेल जो होती है वो 3 तरह से रिस्पॉन्स करती है इंजरी होने के बाद। जैसे कि हम देख लेते हैं, पहला हमारा हो गया सेलुलर एडेप्टेशन, दूसरा हो गया रिवर्सिबल सेल इंजरी, और तीसरा हो गया हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो जैसे हमने आप लोगों को अभी चार्ट दिखाया था ये वाला, इसमें जो नॉर्मल सेल है यहाँ वही बना हुआ है, ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल से जब सेल रिस्पॉन्स में जाती है तो 3 तरह से ये काम करती है, मतलब यहाँ पर अगर मॉडरेट स्ट्रेस लगा हुआ है तो हमारी जो सेल होगी वो अडॉप्टेशन में चली जाएगी, और माइल्ड और मॉडरेट स्ट्रेस लगा हुआ है तो वो हमारी रिवर्सिबल में जाएगी, और सीवियर रेजिस्टेंस हुआ है, स्ट्रेस हुआ है तो हमारी वो चली जाएगी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। सेलुलर अडॉप्टेशन में क्या होता है कि जब जो माइल्ड स्ट्रेस लगा हुआ है सेल अडॉप्टेशन में, सेल में, तब इतनी सारी कंडीशन हमारी अप्लाई होती हैं, मतलब एट्रोपी होगी या सेल का साइज बढ़ेगा या नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होगा, या हाइपरट्रोफी होगी कंडीशन होगी, या हाइपरप्लाज्मिया होगा, या मेटाप्लाज्मिया हो गया, डिस्प्लाज्मिया हो गया। इसमें क्या हो गया, जो सेल्स होगी वो स्ट्रेस से रिमूव कर करके नॉर्मल सेल में स्टोर हो जाएगी, ये होता है सेलुलर एडेप्टेशन में। और रिवर्सिबल में क्या होता है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जैसे डीजनरेशन हो गया, सब सेलुलर हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया, इंट्रा सेलुलर हो गया, और एक्युमुलेशन हो गया। इसमें क्या होता है, जब स्ट्रेस से रिमूव कर करके सेल जो होती हैं वो रिपेयर होती हैं या हील करके फिर से हमारी नॉर्मल सेल में बन जाती हैं। और जो इरिवर्सिबल होता है इसमें क्या होता है कि जो सेल होती हैं हमारी सीवियर स्ट्रेस जब पड़ता है तब हमारी जो सेल होती हैं वो पूरी तरह से रैप्चर हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है बॉडी का, तो उस बॉडी में बहुत ज़्यादा चोट लगी है सर पे, पैर पे और हाथ पे, तो यहाँ की जो सेल हो गई ये इनकी डेंजरस कंडीशन है, मतलब सीवियर कंडीशन का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो सेल थी वो हमारी पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। अब यहाँ पर ये सेल जो हैं फिर से रिपेयर नहीं कर सकती, तो इसे ही हम इरिवर्सिबल कंडीशन बोलेंगे। और अगर एक्सीडेंट जो है छोटा सा हुआ है, मतलब हल्की फुल्की चोट आई है हाथ पे, या हाथ थोड़ा कट गया है या छिल गया है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी सेल्स होंगी वो फिर से हील करेंगी और फिर रिपेयर करेंगी और हमारी फिर से नॉर्मल कंडीशन में हो जाएंगी। तो ये था हमारा रिवर्सिबल। आई होप आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझ में आया होगा। तो ये 3 तरह के रिस्पॉन्स देती हैं सेल। अब हम देख लेते हैं सेलुलर एडेप्टेशन में क्या होता है। इन द ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल स्टडी स्टेट्स द सेल
adjust themselves with the changing environment depending on physiological need, which term as the physiological adaptation। इसमें क्या होता है कि सेलुलर अडेप्टेशन में जब हमारा माइल्ड स्ट्रेस जब लगता है सेल पर, माइल्ड स्ट्रेस जब लगता है सेल पर, तब हमारे सेल का जो फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल जो बाहर का और अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, जिससे हमारी जो सेल होती हैं वो हमारी थोड़ी थोड़ी डैमेज हो जाती हैं, जिससे हमारे सेल का साइज जो होता है, साइज हो गया, शेप हो गया, और जो होता है टाइप, ये सब हमारे सेल के चेंज हो सकते हैं सेलुलर अडेप्टेशन में। इससे ये है कि हमारी जो सेल है वो पूरे तरह से रप्चर नहीं हुई है, हमारी जो सेल है थोड़ी थोड़ी जो रप्चर हुई है वो हमारी फिर से हील करके नॉर्मल स्टेट में फिर से चली जाएगी, फिर से हमारी सेल बन जाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, एट्रोपी हो गया, हाइपरट्रोपी हो गया, हाइपरप्लेज्मिया हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो ये थे हमारे सेल रिस्पॉन्स। अब हम इसके आगे देख लेते हैं हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सेल इंजरी occurs when the cell fails to adapt to loss of ability to meet demand placed on its। मतलब इसमें क्या होता है, जब किसी सेल पर स्ट्रेस अप्लाई होता है, माइल्ड या मॉडरेट, मतलब ये हमारी सेल है, इस पर जब स्ट्रेस अप्लाई हुआ, स्ट्रेस माइल्ड या मॉडरेट अप्लाई होता है, देन कुछ टाइम बाद वह स्ट्रेस जो होता है अप्लाई हुआ है वो रिमूव होकर के फिर से हमारी जो सेल है, ये थोड़ी सी रैप्चर हुई थी, वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में या आ जाती है, मतलब ये रिपेयर कर लेती है और हील कर लेती है खुद को, फिर से जो सेल होती है वो नई सेल में बनके तैयार हो जाती है। तो इसी को हम रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मायोकार्डियम डैमेज में अकर्स इन ब्लड सप्लाई टू नॉट रिस्पॉन्स टू द अफेक्टेड आर ऑफ द हार्ट। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है। इरिवर्सिबल इंजरी में हमने पहले देखा है कि हमारी जो सेल है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, मतलब ये हील नहीं कर पाती है। ये जो एक्सीडेंट हुआ था, सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, तब जो सेल है, हमारा सर है या सर की जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं, और हाथ की और पैर की ये सारी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं पूरी तरह से। इसमें कोई ना हीलिंग होगी, ना ये दोबारा सा रैप्चर कर सकती हैं, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ इंजरी व्हेन माइटोकॉन्ड्रिया ऑन सेल और सेल मेम्ब्रेन हैव बीन इरिवर्सिबल, सो सम कॉज ऑफ द सेल इंजरी आर हाइपोक्सिया और इस्चीमिया। ये सेल इंजरी में एग्जाम्पल हैं हाइपोक्सिया और इस्चीमिया। इस तरह की जो सेल इंजरी होती है ये पूरी तरह से डेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और ये फिर से दोबारा हील नहीं कर सकती। अब हम देख लेते हैं कॉज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी के होने के कारण उसके, या इस टॉपिक को ऐसे भी बोल सकते हैं इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो ये कितने टाइप से होती है, इस तरह से होती है। द कॉज ऑफ सेल इंजरी कैटेगरीज इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप, जेनेटिक कॉज, एक्वायर्ड कॉज और आइडियोपैथिक कॉज। पहला हम देख लेते हैं जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्स फॉर सेल इंजरी। और इसमें क्या होता है जेनेटिक कॉजेज में कि ये जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल इंजरी होने में। मतलब यहाँ पर जेनेटिक
का हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी से तीसरी में, ये ऐसे ही चलती रहती है जेनेटिक फैक्टर के थ्रू। तो इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियोमेंटल डिफेक्ट, साइटोजेनेटिक डिफेक्ट। इसमें क्या होता है साइटोजेनेटिक डिफेक्ट में कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी अबनॉर्मलिटी हो जाती है। अगला हमारा है साइन जीन डिफेक्ट, सिंगल जीन होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट हो जाता है। स्किल सेल एनीमिया। और अगला हमारा है स्टोरेज डिजीज़, इसमें मल्टीपल जीन जो होते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ और बचे हैं, डिसऑर्डर विद मल्टीपल डिफेक्ट। और अगला हमारा है इनहेरिटेंस। अब हम दूसरा देख लेते हैं एक्वायर्ड कॉज क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ डिजीज आर ड्यू टू एक्वायर्ड कॉज। एक्वायर्ड बहुत सारी डिजीज जो होती हैं वो एक्वायर्ड के कारण ही कॉज होती हैं। डिपेंडिंग ऑर्गेनोवल फॉर द कॉज ऑफ इंजरी और कैन बी क्लासिफाइड एज। एक्वायर्ड में किस किस तरह से कॉज होता है, मतलब हाइपोक्सिया हो गया, इस्चीमिया हो गया, फिजिकल एजेंट हो गए, उसमें जैसे मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल ट्रॉमा, इंटरनल ट्रॉमा, इलेक्ट्रिसिटी रेडिएशन, फिर है केमिकल एंड ड्रग्स, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल डिसअरेंजमेंट और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ये थे हमारे एक्वायर्ड कॉज। तीसरा है हमारा आइडियोपैथिक कॉजेज, रेट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ये सब हमारे थे सेल इंजरी होने के कारण। जो तीन तरह से थे, जेनेटिक कॉज हो गया, एक्वायर्ड कॉज हो गया और तीसरा हमारा हो गया आइडियोपैथिक कॉजेज। इनके अंदर का हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। अब हम इसमें एक्वायर्ड कॉज जो होते हैं उनके उसमें हाइपोक्सिया और इस्चीमिया जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस्चीमिक और हाइपोक्सिक इंजरी क्या होती है। इस्चीमिक can be described as reduced blood flow which is sufficient to provide required oxygenated and nutrients। इसमें ये दोनों एक ही तरह से होते हैं, एक्वायर्ड कॉजेज में आते हैं। जो इस्चीमिक होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड की सप्लाई होती है उसमें लॉस होने लगता है, मतलब लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, तब हमारी जो इस्चीमिक होता है वो कॉज होता है। और जो हाइपोक्सिक इंजरी है उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसके थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है वो हमारा लॉस होने लगता है। तो ये था हमारा इस्चीमिक और हाइपोक्सिक इंजरी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।